व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे कि जीव जनन कैसे करते हैं। आपने नीम, बबूल एवं अन्य पेड़ पौधों के नीचे असंख्य छोटे छोटे पौधे उगते देखे होंगे। इसी तरह विभिन्न जीवों जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, बंदर में बच्चे तथा पक्षियों जैसे चिड़िया, कबूतर, मुर्गी आदि में अंडों से चूजे निकलते देखे होंगे। कुछ समय पश्चात ये सभी जीव अपनी प्रजाति के वयस्क सदस्यों के समान परिवर्तित हो जाते हैं। वयस्क हो जाने पर यह भी अपने समान संतति उत्पन्न कर प्रजाति की निरंतरता सृष्टि में बनाए रखने में सहयोग करते हैं। अतः वह क्रिया जिसके द्वारा सजीव अपने समान संतति उत्पन्न करता है, जनन कहलाता है। विभिन्न जैविक क्रियाओं जैसे श्वसन, उत्सर्जन आदि की भांति यह क्रिया सजीवों के जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं होती, किंतु सृष्टि में प्रजाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक होता है। जनन क्रिया को दो भागों में बांटा जाता है: अलैंगिक जनन अर्थात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन में संतति की उत्पत्ति एक ही जनक से प्राप्त कोशिका अथवा जीव के किसी भी कायिक अंग से होती है, जबकि लैंगिक जनन में नर तथा मादा जननांगों द्वारा जनन क्रिया संपन्न होती है। जननांगों की उपस्थिति के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं: उभयलिंगी तथा एकलिंगी। जब नर तथा मादा जननांग एक ही प्राणी में उपस्थित होते हैं तो ऐसे प्राणी उभयलिंगी कहलाते हैं, जैसे तारा मछली, कछुआ आदि। तथा जब नर एवं मादा जननांग भिन्न भिन्न प्राणियों में उपस्थित होते हैं तो ऐसे जीव एकलिंगी जीव कहलाते हैं, जैसे कुत्ता, बंदर, बिल्ली आदि। नर एवं मादा जनन अंगों द्वारा उत्पन्न युग्मकों के संयोजन से युग्मनस का निर्माण होता है। युग्मनस के परिवर्तन से ही सजीव की उत्पत्ति होती है, इसे लैंगिक जनन कहते हैं। जनन में क्या जीव पूर्णतः अपनी ही प्रतिकृति का सृजन करते हैं, आइए जानते हैं। जनन से मुख्यतः तात्पर्य है डीएनए की कॉपी का बनना। इसके लिए कोशिकाओं द्वारा विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग किया जाता है। डीएनए की कॉपी बनने के साथ साथ विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए विभिन्न कोशिकीय संरचनाओं का भी सृजन होता रहता है तथा डीएनए की कॉपी कोशिका विभाजन के द्वारा दो कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है। इन कोशिकाओं में जैव रासायनिक प्रक्रिया के कारण कुछ विभिन्नताएं आ जाती हैं, अतः एक समान होते हुए भी ये पूर्ण रूप से एक दूसरे के समरूप नहीं होती, जिस कारण बनने वाली डीएनए प्रतिकृति मूल डीएनए के समान नहीं होती। जो डीएनए की प्रतिकृति अपनी कोशिकीय संगठन के साथ समायोजित नहीं हो पाती, वे मर जाती हैं तथा जो कोशिकीय संगठन के साथ समायोजित हो जाती हैं, वे किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होती हैं। आइए एकल जीवों में प्रजनन की विधि को जानते हैं। एकल जीवों में जनन अलैंगिक जनन अर्थात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा होता है। जनन की वह विधि जिसमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, इस प्रकार के जनन से प्राप्त संतति आनुवांशिक रूप से अपने जनक के समरूप होते हैं। इस प्रकार का जनन अलैंगिक जनन अर्थात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। अलैंगिक जनन से प्राप्त संतति को एक पुंजक या क्लोन कहा जाता है। अलैंगिक जनन में निषेचन की अर्थात फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती है। एकल जीव में प्रजनन की विधि को निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। विखंडन। विखंडन दो प्रकार से होता है: द्विखंडन तथा बहुखंडन। खंडन पुनरुद्भवन अर्थात पुनर्जनन, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन, बीजाणु समासंग। आइए इन विधियों को एक एक करके समझते हैं। विखंडन। एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवन की उत्पत्ति होती है। विखंडन के अनेक तरीके होते हैं, जैसे अनेक जीवाणु तथा प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजन द्वारा सामान्यतः दो बराबर भागों में विभक्त हो जाती है। अमीबा जैसे जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। इसके अलावा मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम जैसे अन्य एक कोशिकीय जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, जो बहुखंडन कहलाता है।
ईस्ट कोशिका में छोटे मुकुल उभरकर कोशिका से अलग हो जाते हैं तथा स्वतंत्र रूप से वृद्धि करते हैं। खंडन खंडन सरल संरचना वाले बहुकोशिक जीवों में जनन की सरल विधि है, जैसे स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा सामान्यतः विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। यह टुकड़े अथवा खंड विकसित होकर नए जीव में विकसित हो जाते हैं, परंतु सभी बहुकोशिकीय जीवों में यह विधियां उत्तम नहीं होती हैं, क्योंकि वे सरल रूप से कोशिका दर कोशिका विभाजित नहीं होते। क्योंकि अधिकतर बहुकोशिकीय जीव विभिन्न कोशिकाओं का समूह मात्र ही नहीं है, क्योंकि विशेष कार्य हेतु विशिष्ट कोशिकाएं मिलकर ऊतक तथा ऊतक मिलकर अंग और अंग मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। शरीर में सभी अंगों की स्थिति निश्चित होती है। ऐसी अवस्था में कोशिका दर कोशिका विभाजन अव्यावहारिक होता है। अतः बहुकोशिकीय जीवों में जनन की विधि अपेक्षाकृत जटिल होती है। बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं विशिष्ट कार्य के लिए दक्ष होती हैं, अतः इस प्रकार के जीवों में जनन के लिए भी विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो क्या जीव अनेक प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है? जीव में कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें वृद्धि, क्रम, प्रसरण तथा उचित परिस्थिति में विशेष प्रकार की कोशिका बनाने की क्षमता होती है। पुनरुद्भवन अर्थात पुनर्जनन पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है। अर्थात यदि किसी कारणवश जीव शत विशत हो जाता है अथवा कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, तो इसके अनेक टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं, जैसे हाइड्रा तथा प्लेनेरिया। यदि इन सरल प्राणियों को टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। यह पुनरुद्भवन कहलाता है। यह विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपादित होता है। इन कोशिकाओं में क्रम प्रसरण से अनेक कोशिकाएं बन जाती हैं। कोशिकाओं के इस समूह से परिवर्तन के दौरान विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं एवं ऊतक बनते हैं। यह परिवर्तन बहुत व्यवस्थित रूप एवं क्रम से होता है, जिसे परिवर्धन कहते हैं, परंतु पुनरुद्भवन जनन के समान नहीं होता। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रत्येक जीव के किसी भी भाग को काटकर सामान्यतः नया जीव उत्पन्न नहीं किया जा सकता। मुकुलन हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं। हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है। यह उभार या मुकुल वृद्धि करता हुआ नन्हे जीव में बदल जाता है तथा पूर्ण विकसित हो जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है। कायिक प्रवर्धन ऐसे बहुत से पौधे होते हैं जिनमें कुछ भाग जैसे जड़, तना तथा पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं। अधिकतर जंतुओं के विपरीत एकल पौधे इस क्षमता का उपयोग जनन की विधि के रूप में करते हैं, परंतु कलम अथवा रोपण जैसी कायिक परिवर्धन की तकनीक का उपयोग कृषि में भी किया जाता है। गुलाब, गन्ना अथवा अंगूर इसके कुछ उदाहरण हैं। कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा पुष्प एवं फल कम समय में लगने लगते हैं। यह पद्धति केला, संतरा, गुलाब एवं चमेली जैसे उन पौधों को उगाने के लिए उपयोगी है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। कायिक प्रवर्धन का दूसरा लाभ यह है कि इस प्रकार से उत्पन्न सभी पौधे आनुवांशिक रूप से जनक के समान ही होते हैं। इसी प्रकार ब्रायोफिलम की पत्तियों की कोर पर कुछ कलिकाएं विकसित होकर मृदा में गिर जाती हैं तथा नए पौधों में विकसित हो जाती हैं। बीजाणु समासंग अनेक सरल बहुकोशिक जीवों में विशिष्ट जनन संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे ब्रेड पर धागे के समान संरचना जो कि राइजोपस का कवक जाल होती हैं। ये जनन के भाग नहीं हैं,
परंतु ऊर्ध्व तंतुओं पर सूक्ष्म कुछ गोलाकार संरचनाएं जनन में भाग लेती हैं। ये गुच्छ बीजाणुधानी हैं, जिनमें विशेष कोशिकाएं अथवा बीजाणु पाए जाते हैं। ये बीजाणु वृद्धि करके राइजोपस के नए जीव उत्पन्न करते हैं। बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उसकी रक्षा करती है। नम सतह के संपर्क में आने पर यह वृद्धि करने लगते हैं। इनके अलावा ऊतक संवर्धन भी पौधों के जनन की एक अन्य विधि है जो कि प्रयोगशालाओं में की जाती है। ऊतक संवर्धन तकनीक में पौधे के ऊतक अथवा उसकी कोशिकाओं को पौधे के शीर्ष के वर्धमान भाग से पृथक कर नए पौधे उगाए जाते हैं। इन कोशिकाओं को कृत्रिम पोषक माध्यम में रखा जाता है, जिससे कोशिका विभाजित होकर अनेक कोशिकाओं का छोटा समूह बनाती हैं, जिसे कैलस कहते हैं। कैलस को वृद्धि एवं विभेदन के हार्मोन युक्त एक अन्य माध्यम में स्थानांतरित करते हैं। पौधों को फिर मिट्टी में रोप दिया जाता है, जिससे कि वे वृद्धि कर विकसित पौधे बन जाते हैं। ऊतक संवर्धन तकनीक द्वारा किसी एक पौधे से अनेक पौधे संक्रमण मुक्त परिस्थितियों में उत्पन्न किए जा सकते हैं। इस तकनीक का उपयोग सामान्यतः सजावटी पौधों के संवर्धन में किया जाता है।